लेट्स स्टार्ट प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा था कि किस प्रकार ब्रिटिश कंपनी ने पहले कर्नाटक युद्धों के माध्यम से अपनी प्रतिद्वंदी फ्रेंच कंपनी को बाहर किया और फिर प्लासी और बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त करके बंगाल जैसे समृद्ध प्रांत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और यहीं से हम भारत को उपनिवेश बनाने का जो ब्रिटिश का पूरा प्रयास था उसकी शुरुआत मान सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमें दो ही इवेंट मुख्य रूप से पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक आपका उपनिवेशवाद जिसको हम कहते हैं कॉलोनियलिज्म, और एक होता है राष्ट्रवाद जो उपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया के रूप में आपको दिखाई देगा, नेशनलिज्म। तो आज से हम हमारे उपनिवेशवाद वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपको इसमें बहुत ज्यादा कुछ रटना, इस प्रकार के फैक्ट फिगर में आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से एक फेज वाइज मैनर में इसको सीखेंगे, समझेंगे, तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी रिमेंबर हो जाएंगे और जो फैक्ट्स है वो भी आराम से मेमोराइज हो जाएंगे। तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम इसको सीक्वेंस से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं उपनिवेशवाद। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि देखिए, उपनिवेशवाद जो होता है बेसिकली एक आर्थिक संबंध होता है। कोई भी एक विदेशी शक्ति किसी राष्ट्र में आएगी तो सबसे पहले वो आर्थिक संबंध ही बनाएगी, ठीक है? लेकिन जब उसको अपने आर्थिक हितों को अपने अनुकूल करना होगा तब क्या जरूरी होगा? तब यह जरूरी होगा कि जिस राष्ट्र में आकर के वो अपने आर्थिक हितों को अपने अनुकूल करना चाह रही है, वहां का जो सामाजिक ढांचा है, वहां का जो राजनीतिक ढांचा है, वहां का जो प्रशासनिक ढांचा है, उसमें भी उसका हस्तक्षेप बना रहे ताकि जो नीतियां बने वो उनके अनुकूल हो। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि उपनिवेशवाद मूलतः तो एक आर्थिक संबंधी होता है, लेकिन यह संबंधित राष्ट्र के राजनीतिक, प्रशासनिक, और चूंकि राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे को प्रभावित करेगा तो सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे अपने आप प्रभावित होते चलेंगे। तो यही मैंने यहां पर लिखा है, देखिए आप, मैंने यहां पर एक लाइन लिखी है, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद मूलतः आर्थिक संबंध होता है, परंतु यह संबंधित राष्ट्र के राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र को प्रभावित करता चलता है। यह होगा ही होगा, ठीक है? और भारत के संबंध में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को हम 3 चरणों में विभक्त करके पढ़ सकते हैं। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। देखिए, जब आप किसी भी बुक को, अगर हिस्ट्री की बुक को पढ़ोगे तो उसमें इस तरह से चरणों में विभक्त करके नहीं पढ़ाया होगा। ये पूरी जो उपनिवेशवाद की प्रक्रिया है उसको समराइज करके इसको 3 चरणों में बांट करके हम पढ़ेंगे। उससे आराम क्या होगा? उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको याद करनी पड़ रही हो वो आपको भी याद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, हिस्ट्री में हर चीज के पीछे एक रीजन होता है और जब हम रीजन को ढूंढते हैं या हमें जब रीजन पता चल जाता है तो उसके आंसर को निकालना हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो इसी प्रकार हम कॉन्सेप्चुअल तरीके से इस पूरे उपनिवेशवाद के चरण को पढ़ेंगे। तो यहां पर मैंने एक लाइन लिखी है 3 चरणों में। तो आज हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे 3 चरण कौन कौन से हैं, फिर इन 3 चरणों को मैंने इस रूप में ही क्यों विभाजित किया और इस प्रकार से विभाजित करने से हमें पढ़ने में क्या सुविधा होगी उसको हम देखते हैं। तो चलिए पहले हम उन 3 चरणों को देखते हैं, वो 3 चरण कौन कौन से हैं। देखिए यहां पर मैंने एक चार्ट टाइप का बनाया है। मैंने लिखा है उपनिवेशवाद, ठीक है, कॉलोनियलिज्म। इसके 3 चरण लिखे हैं। क्या क्या लिखा है देखो। पहला चरण लिखा है वाणिज्यिक या व्यवसायिक चरण। इसका टाइम पीरियड में लिखा है 1757 से 1813। अभी मैं सारा बताऊंगा ये क्या है। दूसरा चरण लिखा है औद्योगिक चरण, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल फेज, वो हो गया 1813 से 1858। और तीसरा चरण हो गया वित्तीय चरण 1858 के पश्चात। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये चरण हमने क्यों विभाजित किए और इनका टाइम पीरियड हमने इस प्रकार से क्यों लिखा। देखिए, ब्रिटिश कंपनी, ये तो आपको पता चल गया कि प्लासी का युद्ध जब 1757 में हुआ और जब बंगाल के संसाधनों पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया तो वहां से हम ऐसा मान सकते हैं कि अब ब्रिटिश कंपनी भारत को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर चुकी है। इसीलिए जो सबसे पहला फेज है व्यवसायिक या वाणिज्यिक चरण, वो हम 1757 से स्टार्ट मान सकते हैं। और इसको हम व्यवसायिक और वाणिज्यिक चरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस समय जो कंपनी का मुख्य उद्देश्य है वो केवल व्यापार ही करना है, ठीक है ना, और उससे ज्यादा उसका उद्देश्य है नहीं। लेकिन व्यापार सुविधाजनक हो इसलिए भारत के प्रशासनिक, राजनीतिक ढांचे में भी उसका हस्तक्षेप होना जरूरी है। तो ये आपको चीज पता चल गई। 1757 हमने क्यों माना? क्योंकि प्लासी के युद्ध के पश्चात अब ब्रिटिश बंगाल के संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर चुकी है। अब 1813 तक क्यों माना, इसका रीजन भी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। दूसरा चरण है औद्योगिक चरण। अब यहां पर यह समाप्त हो रहा है और यहां से ये स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, ये ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 1813 में समाप्त हो रहा है। कहने का मतलब है इस टाइम पीरियड के आसपास। देखिए, इतिहास में क्या होता है, एकदम फिक्स टाइम कुछ भी नहीं होता। कोई भी जब घटना घटती है तो एक लंबे समय अंतराल के जो भी घटनाएं घट रही है उसके कारण या उसके प्रभाव स्वरूप वो चीजें घटित होती हैं। तो ये हम इसलिए ले रहे हैं कि आपको मैं बताऊंगा 1813 में ब्रिटिश के द्वारा एक चार्टर एक्ट आएगा। आपको ये सब चीजें भी याद रखनी है।
हम पॉलिटिकल साइंस में भी या पॉलिटी में भी ये चीजें पढ़ते हैं, जब संविधान बनेगा तो वहां पर हम खूब सारे एक्ट पढ़ेंगे। वो सारे एक्ट हिस्ट्री में आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला एक्ट हमारा आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर इस प्रकार से पूरे चार्टर एक्ट आते रहते हैं। ये एक्ट क्या होते हैं? बेसिकली ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में शासन किस प्रकार से चले उसके लिए बनाए जाते थे। तो 1813 में एक चार्टर एक्ट आएगा जिसमें बहुत सी चीजें होगी। उस वजह से 1813 को हमें क्या मान सकते हैं? विभाजक रेखा मान लेते हैं और हम ऐसा मान लेंगे कि इस चरण का जो उद्देश्य था वो अब यहां तक पूरा हो गया। अब चूंकि आवश्यकताएं बदल गई है तो अब नए चरण में उद्देश्य भी क्या हो जाएंगे? अलग प्रकार के हो जाएंगे। तो ये 1813 से चलेगा औद्योगिक चरण और 1858 तक चलेगा। अब 1858 तक क्यों चल रहा है उसका भी मैं रीजन बता देता हूं। यहां पर तो आपने देख लिया, यहां पर एक चार्टर एक्ट आ रहा है इसलिए कुछ परिवर्तन हो रहा है। और अगला चरण है वित्तीय चरण। अब 1858 के पश्चात ये होगा। क्यों? आपको पता है 1857 में क्रांति होगी। उस क्रांति ने ब्रिटिश सत्ता को बहुत बड़ी चुनौती प्रदान की। तो अब ब्रिटिश को क्या हो गया? नए सिरे से सोचना पड़ेगा। अगर भारत पर शासन को और मजबूत करना है तो अब जो इस दौर में आप जो नीतियां बना रहे थे वो काम आने वाली नहीं है। अब आपको कुछ अलग प्रकार की नीतियां बनानी पड़ेगी। इस वजह से यहां पर एक फेज ये समाप्त हो जाएगा और एक नए प्रकार का फेज स्टार्ट हो जाएगा। अब जब इन सारे चरणों को हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि ये क्या चीजें हैं। और आप यकीन मान के चलिए पूरी ये लगभग 100 साल की हिस्ट्री आप समझ लीजिए, 1757 से लेकर के 1858, इस 100 साल के इतिहास में जितनी भी घटनाएं होगी आपको एकदम टिप्स पर याद होगी। आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी, हर चीज लॉजिकली आपको याद होगी। बस आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ट्रेंड्स को पकड़िएगा। इतिहास में पुनः कह रहा हूं, ट्रेंड्स और प्रवृत्ति को अगर आपने पकड़ लिया तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? इन चरणों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सारों को एक एक करके। कैसे पढ़ेंगे वो आप एक बार समझ लीजिए। आप लोगों ने हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं छोटी क्लासेज या जो भी आपकी स्कूल एजुकेशन थी, जब आपने उसको पढ़ा होगा तो वहां पर हम कई सारे गवर्नर जनरल के नाम भी सुनते थे। जैसे आपने सुना होगा रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेजली, विलियम बेंटिक, इस प्रकार के खूब सारे गवर्नर जनरल के नाम सुने होंगे। और उस जमाने में हमें वो बड़े टफ लगा करते थे क्योंकि ना तो हमें सन याद रहते थे, ना हमें उनके क्या क्या काम थे वो याद रहते थे। तो अब आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं है डरने की। हम जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे वो सारे हमारे एकदम टिप्स पर होंगे और आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। इस तरह से हम उसको प्रिपेयर करेंगे। कैसे करेंगे समझिए। अब जैसे सपोज करो मैं सबसे पहले वाणिज्यिक चरण लूंगा। वाणिज्यिक चरण को जब मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा तो हम क्या करेंगे? देखो, कोई भी चरण है तो मैंने क्या बता दिया कि उपनिवेशवाद में हो क्या रहा है? ब्रिटिश भारत के साथ एक आर्थिक संबंध बना रही है, लेकिन वो उसके राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ढांचे को प्रभावित करेगी। प्रभावित करेगी इसका मतलब क्या है? उन क्षेत्रों के संबंध में भी वो नीतियां बनाएगी। तो आप हर चरण में क्या क्या पढ़ने वाले हो? देखो मैं आपको बता देता हूं एक बार। आप चाहे कोई भी चरण हो, हर चरण में आप 5 प्रकार की नीतियां पढ़ोगे। कौन कौन सी? सबसे पहले होगी आपकी राजनीतिक नीति, ठीक है। दूसरी होगी आपकी प्रशासनिक नीति। तीसरी होगी आपकी आर्थिक नीति। चौथी होगी आपकी सामाजिक नीति। और लास्ट 5वीं होगी आपकी सांस्कृतिक नीति। तो ये हर चरण में हम क्या करेंगे? ब्रिटिश की भारत के संदर्भ में इन सभी नीतियों की हम चर्चा करेंगे। अब आपको पता है कोई भी जब नीति बनती है, आप आज के संदर्भ में भी देख सकते हो, सरकार द्वारा जब भी कोई नीति बनाई जाती है तो पहले हम देखते हैं कि उस नीति को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या है। अगर आपका उद्देश्य क्लियर है तो आप उसी के अनुरूप क्या बनाओगे? नीतियां बनाओगे। यहां पर हम जब हर चरण में ब्रिटिश की नीतियों को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हर चरण में ब्रिटिश का उद्देश्य क्या है, क्योंकि उद्देश्य बदलता है। देखो, देश काल की परिस्थिति के अनुसार उद्देश्य बदलेगा ही बदलेगा। जैसे समय बदलेगा वैसे उद्देश्य बदल जाएगा। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो अब हमारा पढ़ने का क्या तरीका होगा? हम जब कभी किसी भी चरण को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस चरण में ब्रिटिश कंपनी का क्या उद्देश्य है। जैसे ही एक बार आपको उद्देश्य पता चल गया, तुरंत आप इन सारी नीतियों को अच्छे से समझ पाओगे। इन नीतियों में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे लेकिन वो आपको रटने नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जब उद्देश्य आपको पता है तो आपको पता है इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है। सपोज कीजिए आपका उद्देश्य है कि आपको ऑफिसर बनना है, तो आपकी पढ़ने की नीति, सोने की नीति, खेलने की नीति, खाने की नीति, कुछ भी करने की जो भी आप पॉलिसी है वो हमेशा उद्देश्य के अनुरूप होगी। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपके सोने की नीति क्या होगी? हमें एक सर्टेन टाइम पीरियड तक की नींद लेनी, उसके पश्चात हमें एक सर्टेन टाइम पीरियड तक हमें पढ़ना ही पढ़ना है। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब आपकी पूरी जो दैनिक दिनचर्या होती है वो आपके उद्देश्य के अनुरूप संचालित होती है। ठीक उसी प्रकार से ब्रिटिश की जितनी भी नीतियां होगी वो उद्देश्य के अनुरूप संचालित होगी। तो ये पूरा एक फ्रेमवर्क बन गया। कैसे पढ़ेंगे हम? अब हम
वाणिज्यिक चरण को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और यहां पर मैं आपको कुछ तीनों ही चरणों के लिए 3 चार्ट बना के दूंगा, ठीक है। 3 चार्ट से आपको यह पता चल जाएगा कि वो नीतियां किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है। चलिए, अब हम सबसे पहले वाणिज्यिक और व्यवसायिक चरण को लेते हैं। यहां पर देखो, मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपने समझ लिया तो पूरा जो 50 साल का इतिहास अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ आने वाले लेक्चर्स में, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने लिखा है वाणिज्यिक या व्यवसायिक चरण। अब इसके उद्देश्य को मैंने लिखा, इस उद्देश्य को आप ध्यान से समझिएगा। पहले मैं बताता हूं ये क्या है। देखो, उद्देश्य हमने क्या लिखा है, अधिकतम रूप में राजस्व की वसूली ताकि उसे भारतीय व्यापार में निवेशित किया जा सके। आप सोचिए, 1757 के समय में ब्रिटिश कंपनी मूलतः भारत में व्यापार ही कर रही थी। तो अब उस समय उसका उद्देश्य क्या रहेगा, आपको पता है। जब वो व्यापार कर रही थी तो यहां से वस्तुएं जब बाहर भेज रही थी तो बदले में उसके पास देने के लिए कुछ था नहीं। इसी वजह से उसने क्या सोचा कि भारत के संसाधनों पर अगर हमारा नियंत्रण हो जाए तो हम क्या करेंगे, यहीं के संसाधनों के, यहीं की वस्तुओं को खरीद कर हमारे देश में भेज देंगे। तो इसी कारण इस दौर में उद्देश्य क्या होगा कि कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा यानी राजस्व, रेवेन्यू मिलता रहे, और जब आपको रेवेन्यू मिलेगा तो आप क्या करोगे, उसको व्यापार में निवेशित करोगे। तो ये उद्देश्य भी आपको रटना नहीं है, आपको खुद को ही पता है कि उद्देश्य ऐसा क्यों है। इस समय ऐसा उद्देश्य हो ही नहीं सकता कि हम भारत के क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लें, वहां पर हम सीधा शासन कर लें। आप कर ही नहीं सकते क्योंकि उस समय आपकी उस स्थिति में हो ही नहीं आप। तो क्लियर हो गया, अधिकतम रूप में राजस्व की वसूली ताकि उसे भारतीय व्यापार में निवेशित किया जा सके। उद्देश्य क्लियर। अब आप देखिएगा, ये जितनी भी नीतियां मैंने लिखी है, आप स्वयं ही समझ जाइएगा कि इस उद्देश्य के फलस्वरूप नीतियां इसी प्रकार की होगी। तो सबसे पहले मैंने लिखा है राजनीतिक नीति। यहां पर एक शब्द लिखा है घेरे की नीति। अभी घेरे की नीति को हम आगे देखो, इन सभी नीतियों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। घेरे की नीति बेसिकली क्या है कि इस समय कंपनी क्या करेगी, जो ब्रिटिश कंपनी है वो प्रत्यक्ष रूप से भारत में किसी भी प्रकार के युद्धों में नहीं उलझेगी। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर कोई भी कंपनी युद्ध में उलझ जाएगी या भारतीय क्षेत्रों पर सीधा सीधा नियंत्रण स्थापित करेगी तो क्या होगा, उसके खर्च बढ़ जाएंगे। जब आप युद्ध लड़ोगे या क्षेत्र पर डायरेक्ट नियंत्रण करोगे तो आपके खर्च बढ़ जाएंगे। और आपका तो उद्देश्य क्या है, आपको खर्च नहीं बढ़ाना है, आपको तो रेवेन्यू कलेक्शन करना है, उसको बचाना है और उसको व्यापार में निवेशित करना है। तो इसलिए आप देखोगे, अभी जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आप ऐसा पाओगे कि इस दौर में कंपनी बहुत सिस्टमेटिक चल रही है। केवल घेरने की नीति, रिंग ऑफ फेंस, केवल भारतीय राज्यों को घेरने की नीति बना रही है बस। तो ये नीति बिल्कुल क्लियर है। दूसरी आती है प्रशासनिक नीति। इसमें मैंने एक शब्द लिखा है सीमित सुधार एवं परिवर्तन। कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं करेगी। बहुत बड़े अगर मान लो ब्रिटिश चेंजेस करती है तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ब्रिटिश की जिम्मेदारी बढ़ गई कि अगर आपने चेंजेस किए हैं तो आप इसको लागू भी कीजिए। और ब्रिटिश अगर इन कामों में उलझ जाएगी, प्रशासनिक चीजों को हैंडल करने में, तो फिर इसका जो उद्देश्य है वो प्रभावित हो जाएगा। हर नीति उद्देश्य के अनुरूप। तो चूंकि इस समय ब्रिटिश का उद्देश्य मात्र क्या है, पैसा वसूल करते रहो और निवेश करते रहो, तो प्रशासनिक क्षेत्र में वो नियंत्रण तो चाहेगी लेकिन वो बहुत सीमित सुधार करेगी। जैसा आपने देखा होगा बंगाल का द्वैत शासन, मैंने बताया था, कंपनी ने सब कुछ अपने पास ले लिया लेकिन जिम्मेदारी किस पर डाल दी, नवाब पर डाल दी। तो इसी प्रकार की चीजें रहेगी, सीमित सुधार, परिवर्तन। क्लियर है। ये देखिए, सब नीतियां डिटेल में आएगी। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं ताकि जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता रहे कि इसी के अनुरूप नीतियां चलेगी। तीसरी नीति आ रही है आपकी आर्थिक नीति। इसमें मैंने कुछ शब्द लिखा है। एक तो लिखा है धन की निकासी का आरंभ तथा बंगाल में हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। धन की निकासी मैंने आपको बताया था, बंगाल की लूट एक वर्ड आया था। धन की निकासी का सिंपल सा मतलब होता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि भारत की ही वस्तुएं हैं, उनको खरीदने के लिए आप भारतीय संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हो और उनको भेज कर रहे हो अपने देश यानी यूरोप में या ब्रिटेन में आप भेज रहे हो। तो इसको हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। सब कुछ यही का, और फायदा किसको मिल रहा है, ब्रिटिश को मिल रहा है। और आपने देखा ही था ये क्यों हो रहा था, क्योंकि जब बंगाल के संसाधनों पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया था तो भारतीय वस्तुओं को वो भारतीय संसाधनों से ही खरीदना उसने स्टार्ट कर दिया। तो ये शब्द भी आपको समझ में आ गया होगा, धन की निकासी। और अगला है बंगाल में हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। आपको पता है भारत में हस्तशिल्प उद्योग बहुत ही अच्छी कंडीशन में या बहुत ही सुदृढ़ अवस्था में रहते थे। तो अब ब्रिटिश कंपनी क्या करेगी कि इन हस्तशिल्प उद्योगों को डिक्रीज करना है, उनका पतन स्टार्ट हो जाएगा। वो क्यों होगा, वो आपको हो सकता है इस चरण में ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आए, लेकिन जब हम औद्योगिक चरण पढ़ेंगे तब आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। तो आप दिमाग में एक चीज सेट कीजिएगा कि ये जो पॉइंट है बंगाल में हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, ये आपको औद्योगिक चरण में और अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए इतिहास में क्या होता है, अभी हम केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आप जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ोगे, आप जब पॉलिटी पढ़ोगे, आप जब इकोनॉमी पढ़ोगे और आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो एंगल भी सारे मिक्स होंगे, तब आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीजें आपको फर्स्ट लेक्चर से समझ में आ जाए, लेकिन जब वो सारी चीजें पढ़ेंगे तो समझ में और अच्छे से आएगी। क्लियर है। तो ये नीति तो क्लियर होगी आपकी। आर्थिक नीति क्या हो रहा है, भारत के संसाधन और भारतीय वस्तुओं को उनके द्वारा खरीदा जा रहा है। क्लियर है। अब अगली आती है सामाजिक नीति।
इसमें थोड़ा सा लिखने में मैंने मिस्टेक कर दी है, ये पाश्चात्य मॉडल को नहीं है, यहां पर एक शब्द आएगा परंपरागत, इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी। परंपरागत मॉडल को बनाए रखने पर बल। परंपरागत मॉडल का मतलब क्या हो गया कि सामाजिक क्षेत्र में भारतीयों के द्वारा जिन रीति रिवाजों का पालन किया जा रहा है, ब्रिटिश कंपनी कहेगी आप उन्हीं रीति रिवाजों को फॉलो करते रहिए। अब ऐसा क्यों कर रही है आप सोचिए, अगर सपोज कीजिए ब्रिटिश कंपनी के द्वारा उन क्षेत्रों में कोई हस्तक्षेप किया जा रहा है तो क्या होगा, भारतीयों के द्वारा विरोध होगा। आप खुद सोच के देख लीजिए, आज की तारीख में भी जो भी व्यक्ति जिस किसी भी धर्म समाज या पंथ मजहब से जुड़ा है, अगर उसके सामाजिक मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप होता है तो निश्चित रूप से क्या होता है, उसके द्वारा एक प्रतिक्रिया प्रस्तुत की जाती है, एक सामान्य सी प्रक्रिया है। ठीक है, तो ब्रिटिश कंपनी को यह पता था कि अगर हम सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करेंगे तो भारतीयों के द्वारा क्या होगी, प्रतिक्रिया व्यक्त की जाएगी, और अगर भारतीयों के द्वारा उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त की जाएगी तो उनका जो मूल उद्देश्य क्या कि राजस्व वसूली करो और व्यापार करो, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए इस दौर में कंपनी हमेशा क्या करेगी, जो भी परंपरागत मॉडल है, जो भी भारत में जिस किसी भी धर्म समाज संप्रदाय द्वारा जो भी चीजें अपनाई जा रही है, उनको वही कहा जाएगा कि आप उसको अपनाते रहिए, हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये चीज है, आपको पता चल गई ये नीति क्यों है। फिर अगली आती है सांस्कृतिक नीति। यहां पर मैंने एक शब्द लिखा है प्राच्यवाद। अब ये प्राच्यवाद क्या होता है, जब हम सांस्कृतिक नीति को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस लेक्चर में मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि उपनिवेशवाद मूलतः क्या है। भारत के संबंध में उपनिवेशवाद को हम 3 चरणों में पढ़ेंगे। वो 3 चरण अलग अलग क्यों है मैंने बता दिया, कुछ न कुछ विभाजक रेखा आएगी, उस विभाजक रेखा के कारण वो चरण का उद्देश्य बदल जाएगा, उद्देश्य बदल जाएगा तो उसके अनुरूप नीतियां भी बदल जाएगी। सबसे पहला हम देखेंगे व्यवसायिक या वाणिज्यिक चरण। उस चरण का मैंने एक फ्लो चार्ट आपके सामने बना दिया है। अब हम एक एक करके इन नीतियों को लेंगे। अब हम इन नीतियों को पढ़ेंगे कैसे, आप ध्यान रखिएगा। हम क्या करेंगे, जैसे 1757 से ये शुरू हो रहा है तो हम गवर्नर जनरल को लेते हुए चलेंगे कि मान लो 1757 से लेकर के 1765 तक या 1770 तक कोई गवर्नर जनरल आएगा, तो उसके दौर में राजनीतिक नीति क्या रहेगी उसको हम पढ़ेंगे, उसके दौर में प्रशासनिक नीति क्या रहेगी उसको हम अलग से पढ़ेंगे, उसके दौर में आर्थिक नीति क्या रहेगी उसको अलग से पढ़ेंगे। तो बार बार क्या होगा, हर बार वो गवर्नर जनरल, जब आप बार बार अलग अलग नीति पढ़ोगे तो गवर्नर जनरल आपको ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड भी याद हो जाएगा और उसके काल में क्या क्या घटनाएं घटी वो भी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। याद क्यों होगी, क्योंकि आप इसको साइंटिफिक तरीके से पढ़ रहे हैं, आपको ये पता है कि ये घटना क्यों घट रही है। आपको हर युद्ध का कारण पता चलेगा कि कोई भी मान लो युद्ध हो रहा है या कोई भी संधि हो रही है या कोई भी प्रकार का आप निर्णय ले रहे हो तो वो क्यों ले रहे हो। जब हमें क्यों की जानकारी हो जाती है तो चीजों को याद रखना बहुत आसान होता है। होपफुली आपको इस लेक्चर में उपनिवेशवाद क्या होता है उसका थोड़ा आइडिया मिला होगा और भारत के संदर्भ में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे उसकी जानकारी भी मैंने आपको दे दी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से इन सारी पॉलिसीज को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।